हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल समता एजुकेशन ट्रस्ट पर। और मैं हूं आपका जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडीज़ का एजुकेटर नवदीप सिंह। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का, जिसे आप कॉमनली महंगाई के नाम से जानते हो, लेकिन हम लोग उसे इकोनॉमिक्स के टर्म में इन्फ्लेशन कहते हैं। सो बेसिकली टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन से रिलेटेड कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी है, इससे रिलेटेड टर्म्स के साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि कौन कौन से इन्फ्लेशन के टाइप्स होते हैं एंड एवरीथिंग। सो लेट अस डिस्कस टुडेज टॉपिक। पर उसके पहले मैं आपको सिंपल सी चीजें बताना चाहता हूं कि आखिर इन्फ्लेशन क्या है। देखें, अगर मान लीजिए कल तक आप 2000 रुपए कमाते थे और ये 2000 रुपए आपकी इनकम हुआ करती थी पर मंथ की, तो आप सिंपली वो खाना खाओगे जो खाना आपकी ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरी है। लेकिन अगर मान लीजिए 2000 रुपए से ज़्यादा आप अचानक से 2 लाख रुपए कमाने लग गए महीने का, तो आप वो खाना खाओगे जो खाना आपके लिए लग्जरी है। इस तरह से अगर इनकम बढ़ती है तो इनकम बढ़ने की कंडीशन में आपकी खर्च करने की कैपेसिटी बढ़ती है, और जब जब आप खर्च करने की कैपेसिटी बढ़ाओगे, कोई भी सामने जो खड़ा हुआ है वो यही सोचेगा कि आपसे ज़्यादा रुपए वसूल लिए जाएं। स्पेशली ऐसा अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट जहां पर प्राइस का कोई फिक्सेशन नहीं होता, वहां पर हमेशा याद रखिए कि चीज़ें महंगी होती हैं। चलो एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको ऐसे बता सकता हूं कि मान लीजिए आपकी इनकम हुआ करती थी 100 रुपए पर डे, और आप 10 रुपए की आइसक्रीम डेली खाया करते थे और 90 रुपीज़ बचा करके अपने घर ले जाते थे। अचानक आपकी इनकम बढ़ी और लेट से अब हो गई 200 रुपए पर डे। तो जब आप एक आइसक्रीम खाने के लिए जाओगे तो आपको लगेगा यार आज तो मैं एक और आइसक्रीम खा सकता हूं क्योंकि मेरे पास तो 200 रुपए हैं। आप टेक्निकली 180 रुपए बचा करके घर ले जाओगे तो भी ये जितना बचा कर ले जाते थे उससे डबल है, पर आपको ये अंदाजा नहीं होता कि आपका खर्च भी डबल हुआ है। अब ये तो हुई आपकी बात, बिकॉज यू आर दी बायर। आप बायर हो जिसने 10 रुपए की आइसक्रीम दो खरीद ली, तो 10 10 20 रुपए खर्च किया। पर अगर हम बात करें सेलर की, सेलर देखेगा कि जो कल एक आइसक्रीम खाता था आज दो आइसक्रीम्स खा रहा है, और मार्केट में भी ऐसा ही हो रहा है कि सारे एक एक आइसक्रीम खाने वाले लोग दो दो आइसक्रीम्स खाने लगे हैं। तो सिंपली वो यही सोचेगा कि हम इस आइसक्रीम का कॉस्ट बढ़ा देते हैं। अगली बार जब आप आइसक्रीम खाने के लिए पहुंचोगे तो वो बोलेगा कि सर आइसक्रीम 10 रुपए की जगह आइसक्रीम 15 रुपए की हो गई है। आपको तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आपने तो इनकम देखी अपनी, आपकी इनकम हुई सीधे डबल। तो आप अगर 30 रुपए की आइसक्रीम खा भी लेते हो तो भी आप अपने घर में 170 रुपीज बचा करके ले जाओगे, जो कि 90 रुपए जो आप पहले ले जाते थे उससे तो काफी ज्यादा है। आपने अपनी इनकम बढ़ने पर यह रियलाइज नहीं किया कि सामने वाले ने अपने प्राइसेस बढ़ा दिए। और बेसिकली बात यही है कि जब जब डिमांड बढ़ती है, डिमांड के बढ़ने पर हमेशा प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं, और यही कंडीशन मार्केट की कहलाती है इन्फ्लेशन, या इसे मुद्रास्फीति कहते हैं। तो इन्फ्लेशन एक तरह का कैलकुलेटेड सर्ज कह सकते हो आप, जो कि गुड्स और सर्विसेज की एवरेज प्राइस में होता है और इकोनॉमी में काफी लंबे समय तक के लिए रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको यह बोलूं कि जैसे एक आईफोन है जो मार्केट में अभी अभी आया, और उस आईफोन का मार्केट प्राइस है लेट से 1 लाख रुपए, और इस 1 लाख रुपए के प्राइस में ये सिर्फ एक ही फोन है जो मार्केट में मौजूद है, पर इसको खरीदने वाले 3 लोग हैं और किसी भी हाल में इसे खरीदना ही चाहते हैं। अब यहां पर है सेलर, लेट से कोई 1,10,000 लेकर के खड़ा हुआ है, कोई 1,20,000 लेकर के खड़ा हुआ है, और कोई 1,30,000 लेकर के खड़ा हुआ है। इस तरह से अगर 3 लोग मार्केट में मौजूद हैं जिन्हें ये प्रोडक्ट किसी भी हाल में चाहिए, तो सेलर के पास अपने आप एक ऑप्शन पैदा हो जाता है कि वो 1,30,000 वाले को दे दे, बिकॉज वो इससे सबसे ज्यादा रुपए कमा सकता है। तो यानी कि सेलर ने जानबूझ करके डिमांड ज्यादा होने की वजह से बढ़े हुए प्राइसेस में प्रोडक्ट को बेच दिया, और जब जब समग्र मांग में बढ़ोतरी होती है, हमेशा याद रखिए कीमतों में भी बढ़ोतरी होगी। अब एक कंडीशन तो हमने ये डिस्कस की कि जब हम लोग एग्रीगेट डिमांड बढ़ाते हैं, तो एग्रीगेट डिमांड अगर एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा हो तो वहां पर प्राइसेस बढ़ने लगते हैं। दिस इज द कंडीशन ऑफ इन्फ्लेशन। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि अभी हमने आईफोन के संदर्भ में देखा,
आईफोन में भी आप देखें कि सप्लाई सिर्फ एक फोन की है, खरीदने वाले 3 हैं, मतलब डिमांड 3 सप्लाई 1, इसीलिए प्राइसेस बढ़ रहे हैं। वस्तुओं पर मुद्रास्फीति हमें इसी तरह से दिखती है। लेकिन अगर एक और कॉन्सेप्ट पे हम लोग चलें, दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही सारे के सारे बैंकों के थ्रू मार्केट में मनी भेजने के लिए जिम्मेदार है। मतलब आप ये समझ सकते हो कि आरबीआई से जो पैसे आते हैं वो बैंकों में आते हैं और बैंकों से देन मार्केट में भेजे जाते हैं। अगर इस प्रोसेस को हम थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मान लीजिए कोई पॉलिसी फॉल्ट हो जाए जिसकी वजह से मार्केट में कुछ ज्यादा अमाउंट आ जाए, तो ज्यादा अमाउंट आने पर बैंक क्या करता है, बैंक भी उस अमाउंट को मार्केट में इन्वेस्ट कर देता है। मार्केट में जितने लोग मौजूद हैं वो सभी इस ज्यादा अमाउंट को लेकर के खर्च करने के लिए आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, जब भी कोई चीज आपके पास कम होती है वैल्यू हमेशा उसी की ज्यादा रहती है, अगर कोई चीज ज्यादा हो जाए तो वैल्यू उसकी कम हो जाती है। ये एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है जिसमें इकोनॉमिक्स भी नहीं अप्लाई होती। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे केसर कम होता है तो उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, पर आटा ज्यादा होता है तो उसकी वैल्यू कम। अब जैसे ही देखो, आप अगर मान लो 100 रुपए में कोई भी प्रोडक्ट आप या आइसक्रीम आप 10 खरीदा करते थे, 10 रुपए की 10 आइसक्रीम, आज वो 15 रुपए की हो गई, तो आप 100 रुपए लेकर के मार्केट जाओगे तो आप सिर्फ 6 आइसक्रीम ले पाओगे और आपके 10 रुपए बचेंगे भी और आप सिर्फ 6 आइसक्रीम्स ही ले पाओगे। एग्जैक्टली परचेजिंग पावर यहां से घट जाती है। परचेजिंग पावर कहने का मतलब यह होता है कि आप किसी एक यूनिट अमाउंट यानी 100 रुपए के नोट से कितनी चीजें मार्केट में खरीद सकते हो। अगर आप ज्यादा खरीद पाते हो इसका मतलब परचेजिंग पावर अच्छी हुई है, अगर आप कम खरीद पाते हो इसका मतलब परचेजिंग पावर खराब हो गई है। होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि इन्फ्लेशन चीज क्या है। एंड देन इसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके सबसे पहले ये समझें कि मुद्रास्फीति जो है उसके क्या कारण है और ये मुद्रास्फीति होती क्यों है। इसमें से 2 कारण आपके सामने आपको इमेज में दिख रहे हैं। सबसे पहले एक डिमांड पुल, दूसरा कॉस्ट पुश। देखें होता क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाऊं। अगर मान लीजिए किसी की इनकम बढ़ जाए, जैसे ही इनकम बढ़ती है तो सामने वाला अपनी डिमांड्स बढ़ाता है। जैसे मैंने कहा था कि आपको जब 2000 रुपए मिलते थे तो आप सिर्फ रोटी और दाल खा करके गुजारा करते थे, और अगर आपको 2 लाख मिलने शुरू हो गए तो आप सीधे पनीर के नीचे बात नहीं करोगे। एग्जाम्पल ऐसा ही है कि जब जब इनकम बढ़ती है तब तब इंसान अपनी जरूरतों को बढ़ाता है। और हमेशा याद रखिए कि इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन गेट्स ऑलवेज अप्लाइड ऑन द लग्जूरियस प्रोडक्ट्स। अगर किसी की 2000 रुपए इनकम थी और उसके घर में 15 किलो गेहूं लगता था महीने का, तो अगर उसकी 2 लाख रुपए इनकम हो जाएगी तो 30 किलो गेहूं नहीं लगने लगेगा। गेहूं तो एक बेसिक नीड है। अगर आप आटे की बात करते हैं, आप चावल की बात करते हैं, ये बहुत ही बेसिक नीड है, इस पे इन्फ्लेशन अप्लाई नहीं होता। इन्फ्लेशन हमेशा अप्लाई होता है लग्जूरियस प्रोडक्ट्स पे। यानी आप खाने के बाद आइसक्रीम खाना चाहते हैं तो वो, आप खाने में पनीर खाना चाहते हैं तो वो, दे आर ऑल कंसीडर्ड टू बी ए लग्जूरियस प्रोडक्ट। आप पहले एक सिंगल बेड पे सोते थे, उसके बाद आपने डबल बेड परचेज किया, देन आपने सोफा सेट परचेज किया, तो ये सब कुछ कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन बढ़ाने का कारण है। और इसमें सबसे बड़ा कारण डिमांड बढ़ने का है, ब्लैक मनी। जब इंसान के पास ब्लैक मनी होता है उस टाइम पे उसे कितना भी खर्च करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बिकॉज वो कोई भी हार्ड अर्नड मनी नहीं है, किसी भी तरह से कमाया गया पैसा नहीं है। तो जब कमाया हुआ नहीं होता तो उसे खर्च करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और ब्लैक मनी में दूसरा प्रॉब्लम यह है कि मार्केट में कब कौन कितना खर्च कर रहा है आपको पता भी नहीं होता। तो सिंपल सी बात है, अगर किसी को यह लगता है कि सामने वाला व्यक्ति ज्यादा खर्च कर सकता है तो वो अपनी प्राइसेस को बढ़ा देगा और उससे ज्यादा ही वसूलने की कोशिश करेगा। साथ ही साथ इसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि डिस्पोजेबल इनकम, आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन भी कर चुका हूं कि डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है। डिस्पोजेबल इनकम का मतलब होता है टैक्स के जाने के बाद जो आपके पास इनकम बची है, और अगर वो इनकम ज्यादा बढ़ती है तो सिंपल सी बात है आप ज्यादा खर्च करोगे। इसी तरह से डियरनेस अलाउंस, जिसको डीए बोलते हैं, अगर ये महंगाई भत्ता बढ़ जाए तो महंगाई भत्ता बढ़ने पर इंसान खर्च ज्यादा करने लगता है। सिंपल सी बात है, सैलरी बढ़ करके आएगी। और अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कहीं पर कुछ फॉल्ट हो, जैसा कि मैंने आपको इसके पहले समझाया कि अगर मान लीजिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से मार्केट की तरफ आने वाला मुद्रा प्रवाह या मॉनेटरी फ्लो बढ़ जाए तो उस टाइम पर मार्केट में मनी ज्यादा हो जाएगा और जिन जिन लोगों के पास मनी ज्यादा पहुंचेगा वो सारे लोग खर्च करेंगे इसे। तो ये डिमांड पुल है, यानी इंसान अपनी डिमांड के हिसाब से
प्रोडक्ट्स की खरीद करता है और प्रोडक्ट को बेचने वाला सेलर हमेशा प्रोडक्ट के प्राइसेस को बढ़ा देता है। पर वहीं अगर दूसरा एक फैक्टर समझें जिसे कहा जाता है कॉस्ट पुश, तो कॉस्ट पुश में कोई भी इंसान कभी डिमांड नहीं बढ़ाता लेकिन फिर भी प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे वेजेस, अगर मान लीजिए मैंने आपको नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी समझाया था कि कोई भी प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट में अगर वो 100 रुपए का प्रोडक्ट बना तो उसमें उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पूरी की पूरी जुड़ी हुई है। अब इस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में हम यहाँ पे ये भी समझ सकते हैं कि सबसे पहले रॉ मटेरियल का कॉस्ट है, रॉ मटेरियल के बाद मेंटेनेंस का कॉस्ट है, ठीक है, मेंटेनेंस के कॉस्ट के बाद देन उसकी पैकेजिंग का कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है। तो अगर मान लीजिए लेबर ने ज़्यादा पैसे लेने शुरू कर दिए तो अपने आप ये जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। जैसे ही मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ती है तो आप ये समझ सकते हो कि ये 100 रुपए से 105 रुपए का हो जाएगा। और अगर इतना बढ़ गया तो सिंपल सी बात है, प्रोडक्ट में जीएसटी तो कम होगा नहीं और प्रोडक्ट में पर्सनल प्रॉफिट कोई कम करेगा नहीं। तो इस तरह से प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। ये एक एग्जाम्पल है। ऐसे ही टैक्स बढ़ जाएं, मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है वो प्लस जीएसटी और प्लस प्रॉफिट, ये तीन चीजें मिलती हैं तब जाकर के किसी का मार्केट प्राइस बनता है। अब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 100 रुपए है, जीएसटी पहले 10 रुपए था, अब मान लो बढ़ करके हो गया 15, तो प्रॉफिट तो 5 रुपए जोड़ा, तब इसका 115 रुपए था। लेकिन अब जीएसटी बढ़ गया है तो 100 प्लस 15 और प्लस 5 अपने आप प्रोडक्ट का प्राइस 120 रुपए हो जाएगा। तो यानी कि अगर कोई डिमांड ना भी बढ़ाए लेकिन सरकार टैक्सेस यानी जीएसटी को बढ़ा दे तो याद रखिएगा हमेशा प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह से रॉ मटेरियल की बात, मैंने कहा था ना, रॉ मटेरियल अगर बढ़ जाए तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी और कॉस्ट बढ़ेगी तो सिंपल सी बात है आप प्रोडक्ट के प्राइस में बढ़ोतरी करोगे। और प्रॉफिट का मार्जिन, अगर प्रॉफिट का मार्जिन कोई बढ़ा दे, जैसे यहाँ पे 5 रुपए प्रॉफिट कमाना चाहता था, अब वो 8 रुपए कमाना चाहता है, तो सिंपल सी बात है कि वो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट की कीमतों को बढ़ाएगा। और इससे हमें यह समझ में आता है कि दो ये जो फैक्टर्स हैं, इनमें से सबसे पहला फैक्टर तो आपका खुद का है, जहां पे आप डिमांड बढ़ाते हो तो प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ते हैं। लेकिन दूसरा फैक्टर है कॉस्ट पुश। कॉस्ट पुश में आप कभी डिमांड नहीं बढ़ाते, रेदर जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट की कॉस्ट में कहीं ना कुछ प्लस होता है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट के प्राइसेस में इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलता है। तो ये एक बेसिक बात है। इस बेसिक बात के बाद अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे चल करके ये समझते हैं कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन में इसका क्या एप्लीकेशन है और अगर इकोनॉमी के लिए ये कहीं फायदेमंद है तो किस तरह से, और नुकसान तो डेफिनेटली होता ही है कॉमन पब्लिक को। तो देखिए, इस तरह का इन्फ्लेशन जो भी होता है इसमें एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है। तो मैंने क्या कहा था कि वेन एवर द एग्रीगेट डिमांड विल बी मोर देन द एग्रीगेट सप्लाई, you will always feel that there is a kind of increment in the prices in the market and that is called inflation। वो आपको हमेशा एक इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति के तौर पर समझ में आएगा। जैसे एक ग्रोइंग इकोनॉमी जो होती है उसमें जब जब सप्लाई ऑफ मनी बढ़ता है तब तब ऐसे डिमांड लोग बढ़ाते हैं। जैसे इकोनॉमी ग्रो कर रही है, अब होता क्या है कि हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जीडीपी। हमने कहा कि सर जो जीडीपी होता है वो बेसिकली पूरे के पूरे कंट्री के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस होते हैं उनकी मॉनेटरी वैल्यू है। अब अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बनता है 100 रुपए का, तो उस प्रोडक्ट को 100 रुपए में बेचने पर अब मैन्युफैक्चरर को फायदा नहीं हो रहा या वो मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ा रहा, तो हो सकता है गवर्नमेंट अपनी मॉनेटरी पॉलिसी थोड़ी सी लूज करे। और जैसे ही सरकार की मॉनेटरी पॉलिसी लूज होती है, गुड्स जो होते हैं वो गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग ये सामने वाला मैन्युफैक्चरर बढ़ा देता है। बढ़ाता क्यों है वो भी बताता हूं आपको। अगर उसे 105 रुपए में कोई भी प्रोडक्ट बेचने का मौका मिलेगा, क्योंकि उसे पता है लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, तो हमें भी सप्लाई बढ़ा देनी चाहिए। जैसे ही वो सप्लाई इंक्रीज करेगा, सप्लाई इंक्रीज करने के साथ ही ये जान लीजिए एडवांटेज जो है वो होने वाला है मैन्युफैक्चरर को, एंड दैट्स हाउ दे आर गोइंग टू बी बेनिफिटेड। तो जीडीपी जो है, जीडीपी कहीं ना कहीं बढ़ती है और उसके पीछे कारण यह है कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी लूज की जाती है, मार्केट में मनी फ्लो भेजा जाता है और मार्केट में भेजा गया मनी फ्लो मैन्युफैक्चरर्स को कहीं ना कहीं प्रमोट करता है कि वो मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा करें। हालांकि आरबीआई इस मामले में चालाक भी है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तुरंत मार्केट में मनी को कंट्रोल भी कर लेता है। तो इस तरह से
गुड्स के सर्विसेज के प्रोडक्शन में थोड़े समय के लिए बढ़ोतरी और उसके बाद वो फिर धीरे से डाउन कर लिया जाएगा. So that's how this inflation is caused, and this inflation appears in the market because of a growing economy or the increase in the supply of money in that particular segment of the market. The second thing is कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन होने का एसेट इन्फ्लेशन और इंक्रीज इन दी फॉरेक्स रिजर्व्स. देखिए, किसी भी अगर हम लोग कंट्री की बात करते हैं तो कंट्री में उसका विदेशी मुद्रा भंडार होता है, यानी कंट्री से जितनी भी चीजें बाहर एक्सपोर्ट की जाती हैं उनकी पेमेंट आ करके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में रिसीव होती है और कोई भी व्यक्ति फिर उसमें से ऑप्ट कर सकता है कि उसे करेंसी एक्सचेंज करके भारतीय मुद्रा में रुपए चाहिए. अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ता है तो इसका मतलब कि बाहर की जितनी भी करेंसीज हैं उन करेंसी के सामने हमारे रुपए की स्थिति मजबूत होती है. जितना ज्यादा हमारे रुपए की स्थिति मजबूत होगी उतना ही इंटरनेशनल मार्केट में हम चीजों को सस्ते दामों पर खरीद पाएंगे. क्योंकि अगर कोई भी चीज जो इंटरनेशनल मार्केट में $10 की है तो वो भारतीय रुपयों में अगर आप 76 रुपए के हिसाब से देखें तो वो आपको $760 की मिलेगी. लेकिन अगर वहीं 76 रुपए से घट करके डॉलर के सामने रुपए का मूल्य 50 रुपए पे आ जाए तो वही $10 की चीज आप 500 रुपए में खरीद पाएंगे. तो इसका मतलब कि जब जब फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेंगे तब तब आपकी एक्सपेंडिचर कैपेसिटी यानी आपकी खर्च करने की क्षमता में भी वृद्धि होगी. फॉरेक्स रिजर्व्स का मतलब यह होता है. फिर तीसरा होता है कि गवर्नमेंट की जो भी एक्सपेंडिंग है, स्पेंडिंग का मतलब गवर्नमेंट का जो भी खर्च है या डेफिसिट फाइनेंसिंग जो भी गवर्नमेंट करती है उसकी वजह से भी डिमांड इंक्रीज होती है. ठीक है, वित्त पोषण सरकार अगर मान लीजिए कर रही है, ठीक, या गवर्नमेंट ने स्पेंड किया. अब जब गवर्नमेंट स्पेंड करती है तो बहुत सारे वेंडर्स होते हैं, वो वेंडर्स जा करके और गवर्नमेंट को अपनी सर्विसेज देना चाहते हैं. वो भी अपने हिसाब से सर्विसेज देते हैं जिनके लिए वो ज़्यादा भी चार्ज करते हैं और कम भी चार्ज करते हैं. तो ये कहीं ना कहीं एक फैक्टर हो सकता है कि जब सरकार की डिमांड बनेगी तो सरकार की डिमांड में भी लोग वेंडर्स सर्विस देंगे उन्हें. और साथ ही साथ रुपए का मूल्य ह्रास, अगर डेप्रिशिएशन होता है रुपये का तो उस टाइम पर भी डिमांड पुल इन्फ्लेशन होने के चांसेस होते हैं. ठीक है, तो होप आपको ये पॉइंट पूरी तरह से क्लियर होता जा रहा है. आगे बढ़ते हैं हम. आगे बढ़ करके डेप्रिशिएशन ऑफ रुपी के पॉइंट को मैं आपको समझा देता हूं. ये बेसिकली है क्या? डेप्रिशिएशन का मतलब ये होता है कि समय के साथ मूल्य में आई हुई कमी. अब जैसे मान लीजिए कि ₹1 में तब आप एक सेंटर फ्रेश खरीद पाते थे एग्जाम्पल के तौर पर, और अब आपको उसी के लिए ₹2 खर्च करने पड़ रहे हैं और आप एक सेंटर फ्रेश खरीद पा रहे हो. इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी इनकम भी बढ़ी है तभी तो आप सेंटर फ्रेश खरीद पा रहे हो. और दूसरा, सेंटर फ्रेश के सामने रुपए की वैल्यू ऐसी हो गई है कि वो 100% से बढ़ चुका है, यानी ₹2 का एक सेंटर फ्रेश. यही आपको समझना है. दैट्स हाउ द डेप्रिशिएशन वर्क्स. कोई भी चीज थी वो ₹1 की थी, आज वो ₹2 की मिल रही है. इसका मतलब मुद्रा के मूल्य में कमी हुई है या मुद्रा डेप्रिशिएट हुई है. जब जब मुद्रा डेप्रिशिएट होती है, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने में आपको ज्यादा मुद्रा खर्च करनी पड़ती है, तो उस टाइम पर भी डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है, क्योंकि रुपए के प्राइसेस अपने आप आपको देखने को मिलते हैं. किसी भी प्रोडक्ट के प्राइसेस रुपए के सामने आपको ज्यादा मिलेंगे. वहीं अगर हम लोग कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की बात करें तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब यह होता है कि बेसिकली अगर कोई भी प्रोडक्ट में आप डिमांड ना बढ़ाएं बल्कि इनपुट्स के प्राइसेस में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हो जाए. अगर इनपुट के प्राइसेस बढ़े, मैंने कहा था आपको कि जब भी आप फैक्टर कॉस्ट की बात करते हैं, फैक्टर कॉस्ट का मतलब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इसमें सब कुछ शामिल है. रॉ मटेरियल की आप बात करो, रॉ मटेरियल शामिल है. आपने बात की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की, मेंटेनेंस की, मेंटेनेंस शामिल है. देन आपने बात की लेट्स से पैकेजिंग की, पैकेजिंग शामिल है. आपने लेबर की बात की, लेबर कॉस्ट शामिल है. मशीन कॉस्ट शामिल है, मशीन के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट शामिल है. पैकेजिंग कॉस्ट के साथ साथ डिस्पैचिंग कॉस्ट भी शामिल है. तो इस तरह से ये जितने कॉस्ट हैं, अगर इनमें से कोई भी एक बढ़ा तो अल्टीमेटली फैक्टर कॉस्ट बढ़ जाएगा, और फैक्टर कॉस्ट बढ़ने का मतलब प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा, किसी भी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होगी. अब दूसरा, वस्तुओं की अगर जमाखोरी हो जाए, जमाखोरी कहने का मतलब कि अगर मार्केट में प्रोडक्ट नहीं है और मार्केट में प्रोडक्ट नहीं है तो अपने आप उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी.
लोग ज़्यादा पे करने के लिए तैयार रहते हैं। इसमें ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ की, लग्जरी की, या ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर जमाखोरी हो तो अपने आप उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए मार्केट में आलू है जो 10 रुपए किलो बिक रहा है और जमाखोरी हो गई, तो जमाखोरी यानी कि अगर किसी ने आलू का स्टॉक बना करके रख लिया है, तो बाद में थोड़े दिनों बाद जब आप खरीदने जाओगे तो आलू के कॉस्ट अपने आप 20 रुपए हो जाते हैं। अपने आप 20 रुपए के बाद वो 30 रुपए हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी डिमांड तो उतनी ही है, आपको खाना तो सिर्फ 250 ग्राम आलू ही है पर डे, पर वो 250 ग्राम आलू जो पहले आप 10 रुपए में खरीद पाते थे, उसके लिए आपको 30 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। आपने डिमांड नहीं बढ़ाई, लेकिन फिर भी सामने वाले ने प्राइसेस बढ़ाए। ये जमाखोरी में कॉस्ट पुश की वजह से ही होता है। तीसरा, डिफेक्टिव सप्लाई चेन। अगर मान लीजिए सप्लाई चेन सही ना हो प्रॉपरली, जैसे फूड प्रोसेसिंग सेक्टर की बात करें हम, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में किसानों के अनाज बोने से लेकर के और फिनिश्ड गुड आपके घर तक आने तक, अगर इसमें सप्लाई चेन कहीं गड़बड़ है तो सिंपली यू आर गोइंग टू गेट दिस कॉस्ट पुश। सप्लाई चेन कैसे गड़बड़ है? मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन है, तो ट्रांसपोर्टेशन पहले रेलवे के थ्रू होता था, अभी रेलवे के थ्रू ना हो करके अगर ट्रक्स के थ्रू हो रहा है, तो सिंपल सी बात है कॉस्ट बढ़ जाएगी। वहां पे आपकी डिमांड तो सेम रहेगी लेकिन कॉस्ट बढ़ी है। मैंने चौथा पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन किया आपको, इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब अब वो जीएसटी हो गया है, और जीएसटी अगर बढ़ेगा तो प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा, समझा चुका हूं। करेंसी डेप्रिशिएट होती है तो भी कॉस्ट पुश होता है। और यहां पे याद रखिए कि अगर मान लीजिए क्रूड ऑयल के प्राइसेस फ्लक्चुएट हुए, तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस, अब आपको ऑफिस तक जाना है तो आप 1 लीटर पेट्रोल डलवाते हो, 1 लीटर पेट्रोल डलवाने के लिए आपको जितने पैसे खर्च करने पड़े वो आप करोगे ही, क्योंकि आपको 1 लीटर पेट्रोल की रिक्वायरमेंट है। आपकी डिमांड तो फिक्स है 1 लीटर, लेकिन अगर मार्केट में इंटरनेशनली क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ा तो अपने आप यहां पर पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाएगा। हालांकि आजकल के अगर मामले में देखें तो आजकल तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस कुछ भी हो, हमेशा कच्चे तेल की कीमतों के हिसाब में जो पेट्रोल और डीजल है उनकी कीमतों में चढ़ाव होता ही है। हाउएवर, अब लो ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, ये बहुत बड़ा कारण है कि कॉस्ट पुश होता है। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा तो फूड इन्फ्लेशन भी आ जाएगा, खाद्य मुद्रास्फीति, यानी खाने पीने की चीजें महंगी हो जाएंगी, और खाने पीने की चीजें महंगी होने का मतलब यह कि इंसान की बेसिक नीड महंगी है। अगर मान लीजिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे, लेट्स से मैं कह रहा हूं कि आरबीआई ने किसी बैंक को 4% पर लोन दिया था, तो बैंक ने आपको भी 10% पर लोन दे रखा था। अब आरबीआई ने बैंक का 4% का लोन बढ़ा करके 6% पे कर दिया, तो सिंपल सी बात है बैंक भी इस चीज को पास ऑन करेगा, और बैंक भी आपका 10 से नहीं तो 11% तो कर ही देगा। तो जब जब ऐसा कुछ होता है आपको हमेशा आपके फ्लक्चुएशंस देखने को मिलते हैं, और ये फ्लक्चुएशंस कहीं ना कहीं कारण है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ करके कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के बारे में सिर्फ इतना जान लेते हैं कि कॉस्ट पुश जो है वो डिमांड पुल से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि डिमांड पुल को तो फिर भी कंट्रोल किया जा सकता है, चीजों को एक्स्ट्रा महंगा कर सकते हैं आप, तब जाकर के डिमांड पुल कंट्रोल हो जाता है, बट नेशनल इनकम कॉस्ट पुश टाइप ऑफ इन्फ्लेशन से कम हो जाती है। तो ये कॉस्ट पुश की बात थी। अब आते हैं तीसरे टाइप पर, बिल्ट इन इन्फ्लेशन। बिल्ट इन इन्फ्लेशन क्या होता है कि अगर मान लीजिए वर्कर्स ने हाई डिमांड कर दी वेजेस की, तो अपने आप गुड्स और सर्विसेज का कॉस्ट कस्टमर्स के लिए बढ़ जाता है। तो ये बिल्ट इन इन्फ्लेशन है, मतलब उसी के अंदर ही बिल्ट इन एक तरह से कॉस्ट पुश का ही टाइप है, जिसमें पर्टिकुलरली वेजेस के डिमांड ज्यादा होने की वजह से, वर्कर्स के ज्यादा पेमेंट लेने की वजह से आपके कॉस्ट में इंक्रीमेंट होता है। तो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा पूरी तरह से। अब आइए चर्चा करते हैं कि इन्फ्लेशन का इफेक्ट क्या होगा, और इन्फ्लेशन का इफेक्ट इंडियन मार्केट में किस तरह से पड़ता है, या किसी भी विश्व के मार्केट में किस तरह से पड़ता है। देखिए, इन्फ्लेशन का इफेक्ट जो होता है ये हर सेक्टर में बराबर नहीं होता, किसी सेक्टर में कम तो किसी सेक्टर में बहुत ही ज्यादा होता है, और साथ ही साथ ये भी चांसेस बनते हैं कि डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज के लिए आपको हिडन कॉस्ट भी देनी पड़े इकोनॉमी के अंदर, मतलब कि किसी भी चीज के लिए आपको महंगा और किसी भी चीज के लिए आपको सस्ता, ये दोनों प्रोडक्ट्स आपको खरीदने पड़े। दूसरा मैं आपको ये बताता हूं कि अगर मान लीजिए इन्फ्लेशन रेट अचानक से अनप्रिडिक्टेबल रूप से हाई होता है, तो ये ओवरऑल इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है, बहुत ज्यादा ये हजार्डस है, क्योंकि मार्केट इनस्टेबल हो जाता है।
अगर बाजार में अस्थिरता आई तो कंपनीज को बजट प्लान करने के लिए, लोगों को अपने बजट प्लान करने के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेंगी और दीर्घकालिक बजट की पूरी योजना मुश्किल, और यदि ये बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो गया तो नामुमकिन भी हो सकती है, जो कि कहीं ना कहीं बाजार के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। और तीसरा ये है कि इन्फ्लेशन प्रोडक्टिविटी को खराब करता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कंपनी को थोड़ी मुद्रास्फीति है तो उससे फायदा भी मिल सकता है, लोग ज्यादा खर्च करेंगे, लोग ज्यादा खर्च करेंगे तो उसमें से फायदा उठाया जा सकता है। पर हानि की स्थितियों को संभालने के लिए उत्पादों और सेवाओं से दूर संसाधनों को जुटाने के लिए मजबूर भी कर दिया जाता है। यानी कि उन्हें अगर अपनी कोई भी ऐसी सिचुएशंस को अवॉइड करना है जो उन्हें हार्मफुल हो, तो उसके लिए आप देखिए लॉस की सिचुएशन में उन्हें बाहर से रिसोर्सेस तलाशने पड़ते हैं और रिसोर्सेस के थ्रू इनका काम हो पाता है। सो दैट्स हाउ द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन इज वेरी वेरी मच ऑन दी पर्टिकुलर दिस इकोनॉमिक सेक्टर, और इकोनॉमिक सेक्टर इससे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होता है। आगे चल करके मैं आपको कुछ टर्म्स के बारे में ज़रूर डिस्कशन करके बताना चाहूँगा कि कुछ टर्म्स हैं जो टर्म्स इन्फ्लेशन से रिलेटेड हैं और ये काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए पहला टर्म है डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन को हम लोग कहते हैं, ठीक है, इसे कहते हैं हम अविस्फीति। अविस्फीति कहा जाता है। डिसइन्फ्लेशन का मतलब ये कि इन्फ्लेशन के रेट में घटोतरी, यानी कि डिसइन्फ्लेशन अच्छी चीज है मार्केट के लिए। साथ ही साथ दूसरा ये है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन शब्द जो है इसे कहा जाता है मुद्रा संकुचन। आप इसे मुद्रा संकुचन भी कह सकते हैं। मुद्रा संकुचन में होता क्या है कि अगर मान लीजिए आरबीआई और गवर्नमेंट इन दोनों के पास मनी ना हो, तो उस टाइम पे ना बैंक में मनी होगा, ना मार्केट में मनी होगा, और ना ही किसी इंडिविजुअल के पास मनी होगा। तो ऐसे में होता क्या है कि चीज़ों के प्राइसेस, उनकी डिमांड, उनकी सप्लाई, उनका जो भी प्रोडक्शन है, जो ट्रेड होता है, और इवन एम्प्लॉयमेंट जो होता है, ये सब कुछ धीरे धीरे नीचे गिर जाता है। और अगर ये नीचे गिरा तो दिस इज द कंडीशन ऑफ डिफ्लेशन, वेयर नॉट इवन अ सिंगल थिंग इज राइजिंग एक्सेप्ट द अनएम्प्लॉयमेंट। अगर एम्प्लॉयमेंट नीचे आएगा, रोजगार नीचे आएंगे, तो बेरोजगारी बढ़ेगी। ये डिफ्लेशन की कंडीशन में होता है, जिसे हम मुद्रा संकुचन के नाम से जानते हैं। हाउएवर अगला है रिफ्लेशन, जिसे मुद्रा संस्फीति कहा जाता है। देखिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि अगर मान लीजिए मार्केट में मनी कम है, तो मनी कम होने की वजह से लोग प्रोडक्ट्स को खरीदना बंद कर देते हैं। जैसे मेरी 100 रुपए की इनकम थी और मैं डेली एक आइसक्रीम खा रहा था 10 रुपए की। अब अगर मान लीजिए ये मनी जो है मार्केट में मनी कम आ रहा है और मेरी भी इनकम उतनी अच्छे से नहीं हो रही, मैं लेट से 50 रुपए कमा रहा हूं पर डे का, तो मैं आइसक्रीम बिल्कुल नहीं खाऊंगा, इनफैक्ट उसकी गली से भी नहीं गुजरूंगा, मैं सीधे चला जाऊंगा अपने घर, क्योंकि मुझे 50 के 50 रुपए बचाने हैं। मैं पहले 90 रुपए ले जाया करता था घर पर। अगर मान लीजिए यहीं पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को यह समझ में आता है कि मार्केट में अगर हमें इस टेम्परेरी मंदी से, जिसे रिसेशन कहते हैं, इस टेम्परेरी मंदी से अगर छुटकारा पाना है, तो इस रिसेशन की कंडीशन, यानी जहां पर एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से ज्यादा हो, इसके लिए आपको थोड़े पैसे मार्केट में इनफ्लो बढ़ाने पड़ेंगे। जैसे ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनफ्लो बढ़ाता है, मान लीजिए मेरे पास वापस 100 आना शुरू हुआ, तो मैं आराम से 10 रुपए की एक आइसक्रीम खानी वापस शुरू कर दूंगा। दैट्स हाउ जो रिफ्लेशन होता है, रिफ्लेशन काम करता है बेसिकली व्हेन इकोनॉमी रिकवर्स फ्रॉम रिसेशन बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ इन्फ्लेशन। ये सिस्टम है इसका। ठीक है, तो रिफ्लेशन समझ गए होंगे आप लोग। आगे बढ़ करके मैं आपको 4 टाइप्स डिस्कस करना चाहता हूं इन्फ्लेशन के, जिसमें से पहला है जिसे कहा जाता है क्रीपिंग इन्फ्लेशन, या जिसे माइल्ड इन्फ्लेशन भी कहते हैं। क्रीपिंग या माइल्ड इन्फ्लेशन का मतलब ये कि जब कोई भी प्रोडक्ट के प्राइसेस तो बढ़ें, लेकिन सालाना सिर्फ 3% तक ही बढ़ें। जैसे अगर मान लीजिए 2019 में कोई चीज 100 रुपए की मिल रही थी और 2020 में कोई चीज 103 रुपए तक मिल रही है, तो इसका मतलब सीधे सीधे ये है कि क्रीपिंग इन्फ्लेशन है, जो कि मार्केट के लिए कहीं ना कहीं ठीक भी है, क्योंकि
जैसे जैसे समय बीतता है हमेशा मैन्युफैक्चरर्स को प्रॉफिट कमाना होता है। हाउएवर, अगर मान लीजिए ये प्रोडक्ट 100 रुपए से बढ़ करके 103 रुपए से 107 रुपए के बीच पहुंच जाए तो इसे वॉकिंग इन्फ्लेशन या ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन बोलते हैं। ये आप लोगों ने अपने कंट्री में देखा भी होगा कि कंट्री में 4 ±2% का इन्फ्लेशन जरूरी समझा जाता है। 4 ±2% का मतलब यह है कि 4 - 2 = 2 और 4 + 2 = 6। यानी ये जो ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन की पैरामीटर्स हैं, इन्हीं पैरामीटर्स के बीच में इंडियन मार्केट्स में इन्फ्लेशन मौजूद होता है। और इससे होता क्या है, मैन्युफैक्चरर्स का भी मन लगा रहता है कि वो मैन्युफैक्चरिंग करते रहें, क्योंकि उन्हें बढ़े हुए प्राइसेस पे प्रोडक्ट बेचने का मौका और साथ ही साथ कंज्यूमर के ऊपर इतना ज्यादा लोड भी नहीं आता। ये एक आइडियल कंडीशन है, जो आइडियल कंडीशन हर विकासशील देश फॉलो जरूर करता है। लेकिन अगर कोई विकसित देश है जैसे कि अमेरिका, तो विकसित देशों में हमेशा क्रीपिंग इन्फ्लेशन की कंडीशन को आइडियल माना जाता है। अब देखिए, क्रीपिंग का मतलब होता है, या माइल्ड इन्फ्लेशन की जगह इसको क्रॉलिंग इन्फ्लेशन भी कहते हैं। तो क्रीपिंग या क्रॉलिंग का मतलब होता है रेंगना मतलब कि जैसे छोटे बच्चे घुटनों के बल रेंगते हैं वो। फिर वॉकिंग का मतलब होता है पैदल चलना। फिर उसके बाद है रनिंग इन्फ्लेशन, जिसे गैलोपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये गैलोपिंग इन्फ्लेशन, इसे रनिंग इन्फ्लेशन भी कहा जाता है, इसे जंपिंग इन्फ्लेशन भी कहते हैं, इसे जो एक और नाम दिया जाता है हॉपिंग इन्फ्लेशन भी कहा जाता है इसे। तो याद रखिएगा, हॉपिंग इन्फ्लेशन जो है, यहां पर रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज वेरी हाई, इवन मोर देन 10%। अब ये आपको अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग डेटा मिलेगा, लेकिन 10% से ज्यादा अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो वो गैलोपिंग इन्फ्लेशन है, और जब ये 100% के आसपास बढ़ जाए तो उसे हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं, जो कि सबसे ज्यादा बुरी कंडीशन है। अब आज आप एग्जाम्पल उठा करके देख लीजिए, अगर आप वेनेजुएला का एग्जाम्पल देखें, जिम्बाब्वे का एग्जाम्पल देखें, इवन जर्मनी में, इवन जितनी भी कंट्रीज में आज तक इन्फ्लेशन आया है, दैट हैज ऑलवेज बीन द एग्जाम्पल ऑफ दिस हाइपर इन्फ्लेशन कंडीशन। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूं। 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ था, जो कि 1918 में जाकर खत्म हुआ। इस पूरे विश्व युद्ध में जर्मनी को सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा था, और जर्मनी में जिन भी प्रोडक्ट के प्राइसेस कभी 1 रुपए हुआ करते थे, वो सीधे 3600 करोड़ गुने बढ़ गए थे। यानी कि ये समझो कि 1 रुपए का सेंटर फ्रेश जो आपने 2014 में खाया, 2018 में वही सेंटर फ्रेश आपको 3600 करोड़ रुपए का मिले। कुछ इस टाइप से इन्फ्लेशन बढ़ा था। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इन्फ्लेशन है। जब जब हम जर्मनी के वर्ल्ड वॉर 1 की बात करते हैं, दिस इज ऑलवेज द प्राइम एग्जाम्पल ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन इन एनी ऑफ द इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। आगे बढ़ करके अब हम लोग इसके इन्फ्लेशन के और भी टर्म्स को समझें। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? स्टैगफ्लेशन एक ऐसी कंडीशन है जब मार्केट में मुद्रास्फीति, महंगाई भी हो और मार्केट में रिसेशन भी हो। जनरली ऐसा होता नहीं, पर एग्जाम्पल के तौर पे मैं 1970 का एक एग्जाम्पल आपको देता हूं। 1970 में यूएस का जो मार्केट था उसमें रिसेशन चल रहा था। रिसेशन कहने का मतलब मंदी आई हुई थी, लोगों को जॉब नहीं मिल रहे थे, और साथ ही साथ प्रोडक्शन कम हो गया था क्योंकि सप्लाई ऑलरेडी मार्केट में ज्यादा थी। तो लोग परेशान थे, डिमांड उतनी थी नहीं मार्केट में। और यूएस ने जब सऊदी अरेबिया से ऑयल खरीदना चाहा तो सऊदी अरेबिया ने ऑयल के प्राइसेस बढ़ा दिए। अगर आप इसे नॉर्मल लैंग्वेज में समझो तो इसे कहते हैं गरीबी में आटा गीला। पर आप ये भी समझिए कि यूएस, जो कि एक टाइम पर रिसेशन झेल रहा था, उसने ऑयल के बढ़े हुए प्राइसेस भी कुछ दिनों में पे किए, और ये एक कंडीशन थी जहां पर रिसेशन और इन्फ्लेशन दोनों हो गया था। एक ग्लोबल इकोनॉमी का बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है ये आपको देखने को मिला था ग्लोबल इकोनॉमी में। हाउएवर, मिजरी इंडेक्स जो होता है, मिजरी इंडेक्स रेट ऑफ इन्फ्लेशन और रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को बताता है। बेरोजगारी की दर और मुद्रास्फीति की दर, इन दोनों को रिप्रेजेंट करता है। अब इसके बाद एक पॉइंट और है जिसे कहते हैं हम लोग इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप जो होता है, इन्फ्लेशनरी गैप का मतलब जब जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा हो, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। और डिफ्लेशनरी गैप जो होता है यहां पे जब सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से ज्यादा हो। तो बेसिकली सप्लाई ज्यादा है तो डिफ्लेशन, अगर डिमांड ज्यादा है तो इन्फ्लेशन। इस तरह से ये मार्केट की टर्मिनोलॉजी आगे बढ़ती रहती है। हाउएवर, आगे बढ़ करके अब हम और भी चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा समझते हैं कि देखिए, सप्रेस्ड या रिप्रेस्ड इन्फ्लेशन क्या होता है।
सप्रेस्ड या रिप्रेस्ड इन्फ्लेशन का मतलब जब जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा हो तो गवर्नमेंट प्राइस राइज अलाउ नहीं करता। ठीक है, गवर्नमेंट प्राइस राइज अलाउ नहीं करता, इसे कहते हैं सप्रेस्ड इन्फ्लेशन, क्योंकि इन्फ्लेशन करने ही नहीं दिया जा रहा। हाउएवर डिमांड ज्यादा है, उसके बावजूद सप्लाई जो भी है उस सप्लाई वाला प्रोडक्ट के प्राइसेस नहीं बढ़ा सकता। अब एक टर्म और है जिसे कहते हैं ओपन इन्फ्लेशन। ओपन इन्फ्लेशन का मतलब कि जहां पे प्राइस लेवल बढ़ सकते हैं विदाउट एनी प्राइस कंट्रोल मेजर्स बाय द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट कुछ ना करे और प्राइस लेवल बढ़ते रहें तो उसे ओपन इन्फ्लेशन कहते हैं। इसी तरह से एक इन्फ्लेशन और है जिसे एजफ्लेशन कहते हैं। एजफ्लेशन का मतलब ये कि जब एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट में प्राइसेस बढ़ने लगे, दैट इज कॉल्ड एजफ्लेशन। इसके बारे में जरूर याद रखिएगा, फूड सेक्टर में जब जब प्राइसेस बढ़ते हैं एजफ्लेशन कहलाता है। ओपन इन्फ्लेशन का मतलब आप लोग समझ ही गए हो कि प्राइस लेवल बढ़े और सरकार कुछ ना करे, कोई भी कंट्रोल मेजर्स ना ले, तो वो ओपन इन्फ्लेशन कहलाता है। कोर इन्फ्लेशन के बारे में आपको बता देता हूं। कोर इन्फ्लेशन का फंडा यूएसए में देखने को मिला था। देखिए, मानव शरीर की कुछ मुख्य जरूरतें हैं और मानव जीवन की भी मुख्य जरूरतें हैं, उनमें से सबसे पहला है फूड और दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, फूड और इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इवन मद्रास हाईकोर्ट के डिसीजन के बाद एक फंडामेंटल राइट के तौर पर माना जाने लगा है कि लोगों को इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस तो चाहिए ही, और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उसे हर घर तक इलेक्ट्रीफाई करें। हाउएवर कोर इन्फ्लेशन में होता क्या है कि प्रोडक्ट के प्राइसेस हर जगह बढ़ते हैं। हर जगह का मतलब सारे सेक्टर में प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर सरकार सिर्फ फूड और इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करके रखे, दैट इज कॉल्ड कोर इन्फ्लेशन। ये यूएसए में हुआ था ऐसा कि हर जगह के प्राइसेस बढ़ रहे थे, सरकार ने फूड और इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल कर रखा था। और अगला एग्जांपल है हेडलाइन इन्फ्लेशन, कि जब फूड और इलेक्ट्रिसिटी भी कंट्रोल ना हो पाए, सारी की सारी कमोडिटीज के प्राइसेस अगर बढ़ने लगे, तो दैट कंडीशन इज नोन एज हेडलाइन इन्फ्लेशन। तो कोर इन्फ्लेशन का अगला स्टेप हेडलाइन इन्फ्लेशन ही होता है, जहां पे सरकार फूड और इलेक्ट्रिसिटी को भी मैनेज नहीं कर सकती। बेसिकली मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि फूड और इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस स्टेबल इसलिए होते हैं क्योंकि सरकार कुछ ना कुछ सब्सिडी वगैरह देकर के फूड और इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस को मेंटेन करती है। लेकिन अगर सरकार से यह भी ना हो पाए तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड हेडलाइन इन्फ्लेशन। लेकिन यहां पर एक चीज मैं आपको और कहना चाहूंगा, एक एग्जाम्पल है जिसे कहा जाता है बॉटलनेक इन्फ्लेशन। बॉटलनेक इन्फ्लेशन का मतलब कि जब जब मार्केट में डिमांड के रिस्पेक्ट में सप्लाई अचानक से डिक्रीज हो जाए तो उसे बॉटलनेक इन्फ्लेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मार्केट में अभी टमाटर मिलता है और वो टमाटर साउथ इंडिया में बेंगलोर से आता है। अब अगर टमाटर का रेट है 10 रुपए प्रति किलो, तो वो आपको आराम से टमाटर की अवेलेबिलिटी है। लेकिन अवेलेबिलिटी खराब कब होती है? अगर मान लीजिए जो भी ट्रक्स इस सप्लाई को लेकर के आ रहे थे वो ट्रक्स आने बंद हो जाएं, तो जिसके पास जितना भी टमाटर है उसके प्राइसेस वो अपने आप 10 से 50 रुपए कर देगा। तो सप्लाई जब जब ड्रास्टिकली डिक्रीज होती है डिमांड के रेस्पेक्ट में, यू ऑलवेज सी अ कंडीशन बॉटलनेक इन्फ्लेशन इज देयर। अब इसके बाद हम लोग एक बात और करते हैं विच इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स की वजह से ये बॉटलनेक टाइप की सिचुएशन अराइज होती है। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन का मतलब अगर मान लीजिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी ही बेकार हो जाए, even through the monetary policy, if the Reserve Bank of India is not able to control the entire money flow in the market, this condition is called structural inflation, and this is one of the worst situations that a country can ever see. अगर आप लोग ग्रीस की बात करते हो तो ग्रीस में जो इन्फ्लेशन हुआ था वो कुछ इसी टाइप का इन्फ्लेशन था, जहां पे ग्रीस का सेंट्रल बैंक ग्रीस के मार्केट में चलने वाली मनी फ्लो को कंट्रोल नहीं कर पाया था और उसके बाद ग्रीस डिफॉल्ट हो गया था। वर्ल्ड बैंक ने उसको डिफॉल्ट कर दिया था एंड इनफैक्ट ग्रीस को एक दिवालिया देश कहा जाने लगा था। हाउएवर धीरे धीरे उसकी इकोनॉमी ने रिकवर किया है। जबकि ग्रीस जैसा डेवलप्ड कंट्री अगर दिवालिया हो जाए तो सोचिए क्या कंडीशंस मार्केट में बन सकती हैं स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन के होने की वजह से। तो होप आपको ये पॉइंट पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। इसके बाद मैं आपको बता देता हूं इन्फ्लेशन को मेजर करने के 3 तरीके हैं, जिन 3 तरीकों में से 2 तरीकों का इस्तेमाल भारत सरकार करती है। सबसे पहला तरीका है जिसे कहा जाता है WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, दूसरा तरीका है जिसे कहते हैं CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और तीसरा तरीका है जिसे कहते हैं PPI प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स। ठीक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स में एक बास्केट है,
उस बास्केट के कुछ गुड्स फिक्स्ड हैं। बास्केट कहने का मतलब एक टोकरी, इस टोकरी में कुछ गुड्स हैं जो फिक्स्ड हैं और उनकी संख्या है 697। इन्हीं गुड्स पर स्टडी की जाती है। वरना तो अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलूं तो पान मसाले का एक पाउच होता है जिस पर रेट लिखा होता है 4, पर वो आपको मिलता है 5 रुपए में। अगर इस तरह से आप देखो तो आप ये पाते हो कि ये 20% हाइक है प्रोडक्ट में। अगर हाइक में 20% आपको दिखे तो दिस इज द कंडीशन ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन इन द मार्केट। तो आप सोचिए कि मार्केट गुटखा में हाइपर इन्फ्लेशन चला रहा है। तो 697 प्रोडक्ट्स में सर्टेनली यहाँ पे कोई भी पान मसाला नहीं है, यहाँ पे सिर्फ वही प्रोडक्ट हैं जो रेगुलरली यूज़ किए जाते हैं, कुछ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के, कुछ पार्ले जी, कुछ जैसे बिस्किट्स, ये सब प्रोडक्ट्स हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में मैंने आपको जैसे बताया था कि मैन्युफैक्चरर से लेकर के और कंज्यूमर तक, इस लाइन में कंज्यूमर के लेवल पर स्टडी की जाती है कि कंज्यूमर को कितने प्राइस पर प्रोडक्ट मिला है। तो अगर आप इसे स्टडी करते हो दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स में हम लोग मैन्युफैक्चरर की स्टडी करते हैं। हालांकि WPI सबसे बढ़िया तरीका है जिससे आपको पता चलता है, और साथ ही साथ CPI का भी। WPI का भी बेस ईयर पहले 2004-5 हुआ करता था, जो कि अब 2011-12 है। CPI का बेस ईयर 2012 है, क्योंकि 2012 में ही CPI को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो होप आपको ये पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। हमारे YouTube वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे शेयर करके मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।